हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज का जो टॉपिक है प्राकृतिक आपदा। क्या है? प्राकृतिक आपदा। बाढ़ और चक्रवात आपदा के कारण। बाढ़ और चक्रवात आपदा के कारण इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक आपदा क्या है और बाढ़ और चक्रवात आपदा के कौन कौन से कारण हैं। तो चलिए अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। तो पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। फिर मैं आपको समझा रहा हूं कि पर्यावरणीय असंतुलन और पृथ्वी की आंतरिक हलचल जब भयानक रूप ले लेती है तो उसे प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। ठीक है, जैसे बाढ़, भूकंप, तूफान, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि घटनाओं को प्राकृतिक आपदा कहा जाता है। प्राकृतिक आपदा किसको कहा जाता है? बाढ़ है, भूकंप है, तूफान है, सुनामी है, ज्वालामुखी है, हिमस्खलन है और भूस्खलन है। आप देख रहे होंगे कि ये सारे चीज हमारे भारतवर्ष में होते रहते हैं और यही आपका पर्यावरणीय असंतुलन है। ठीक है, जिसके प्रभाव से जन धन दोनों की बहुत हानि होती है, जिनके प्रभाव से धन जन दोनों प्रभावित होते हैं और क्या होता है, विचलित भी होते हैं, जिनके प्रभाव से प्राकृतिक आपदाएं परिवर्तनशील होती है और इनका दुष्प्रभाव मानव समाज एवं सभी जीव जंतुओं पर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य पर ही पड़ता है। प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो आपको मनुष्य के साथ साथ जानवरों को भी, जीव जंतु को भी प्रभावित करती है। प्राकृतिक आपदाओं के दो कारण होते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के कितने कारण हैं? दो कारण हैं। पहला जो कारण है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव जनित कारण। पहला जो कारण है प्राकृतिक कारण और दूसरा जो है मानव जनित कारण। तो प्राकृतिक कारण पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्राकृतिक कारण जिसमें वायुमंडलीय परिवर्तन, भूगर्भीय हलचल, ज्वालामुखी उद्गार, जलवायु परिवर्तन, उल्कापात, इन सभी के प्रभावों से प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बनी रहती है। ठीक है, और मानव जनित कारण, जिसमें मानव जनित जो कारण होता है उसमें आपको आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण आदि कारक सम्मिलित होते हैं। मानव जनित कारण में कौन कौन सी चीज होते हैं? आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण और शहरीकरण आदि कारक इसमें सम्मिलित होते हैं। भारत के लगभग 60%, भारत में 60% भूभाग के विभिन्न तीव्रता के भूकंपों का खतरा बना रहता है। आप देखते होंगे कि आए दिन भारत में भूकंप आ रहा। भी कुछ दिन पहले ही आप देखे होंगे दिल्ली और उस साइड में, आपको कश्मीर साइड में, नेपाल साइड में भी आपको भूकंप आया। यहाँ की खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 68% भाग सूखे के प्रति संवेदनशील है। कितने परसेंट? 68% जो कृषि है वो सूखे के प्रति संवेदनशील है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी एवं पश्चिमी घाट के इलाकों में सुनामी का संकट भी बना रहता है। ठीक है, भारत में नियमित रूप से आने वाली आपदाओं में बाढ़ प्रमुख आपदा है। आप देखते होंगे कि बरसात के समय में नदियां उफान पर रहती हैं और चाहे वो गंगा हो, कोसी हो, जमुना हो या और भी सारी नदियां हैं, सारे नदियां में पानी इतना भर जाता है, क्योंकि छोटी छोटी नदियां ये बड़ी नदियां में मिलती हैं और ये नदियां एकदम उफान पर रहती हैं और उसके जो तटवर्तीय इलाका होता है, जैसे गंगा का इलाका होता है, आपको कोसी का इलाका होता है, वो सारे डूबने लगते हैं और बाढ़ की स्थिति
पैदा हो जाती है। ठीक है, भारत में नियमित रूप से आने वाली आपदाओं में बाढ़ जो है प्रमुख आपदा है और प्रत्येक साल आता ही आता है, जिसका प्रभाव बड़े क्षेत्रों में पड़ता है। दुनिया के सबसे अधिक बाढ़ संभावित देशों में भारत एक है। भारत नंबर 1 स्थान पर रखता है बाढ़ के मामले में। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 23 राज्य बाढ़ की दृष्टि से अति संवेदनशील है, जिसमें बिहार भी नंबर 1 पर स्थान रखता है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के दृष्टिकोण से देश का 1/8वां भाग, कितना, 1/8वां भाग या 40 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ के दृष्टिकोण से संवेदनशील है। कितना, 1/8वां भाग या 40 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ के दृष्टिकोण से संवेदनशील है, जिसमें से 8 लाख हेक्टेयर भूमि प्रत्येक साल बाढ़ से प्रभावित होती है। कितना होता है आपको, 8 लाख हेक्टेयर प्रत्येक वर्ष प्रभावित होता है। और सोचिए कि इसमें कितने सारे अनाज, जीव जंतु, मनुष्य बाढ़ से प्रभावित होते हैं। घर से लोग बेघर हो जाते हैं, पानी के लिए लोग तरसते हैं, भोजन के लिए तरसते हैं, चूँकि उनके गांव में पानी इतना भर जाता है कि वे कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि ये बाढ़ ऐसी आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा है और इसको कोई नहीं रोक सकता है। बाढ़ की सभी नदियां, घाटी बाढ़ के दृष्टि से संवेदनशील है। विनाशकारी बाढ़ के मुख्य कारण भारी वर्षा, जल ग्रहण की दमनीय दशा, अपर्याप्त जल निकासी एवं बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए गए बांधों का टूटना है। बांध जब टूट जाता है तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है और गांव और शहरों में पानी घुस जाता है। एक समय आप याद कीजिए जब पटना भी पूरा डूब गया था। आज पटना में बांध जो बन गया, जिसके कारण आज वहाँ बाढ़ की समस्या नहीं है, लेकिन उसके निकटवर्ती जिला में बाढ़ की समस्या काफ़ी बनी हुई है। मिट्टी के खराब अवशोषण के कारण पानी का रिसाव जमीन की गहरी परतों में नहीं हो पाता है, जो बाढ़ का प्रमुख कारण बनता है। मानव द्वारा नदी के किनारे निर्माण, खराब योजना एवं उनका गलत क्रियान्वयन, खराब जल निकासी और गंदे नाले मुख्य रूप से शहरी बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं। आप देखेंगे कि जो बांध बनती है, नदियों पर जो बांध बनती है, उसमें गुणवत्ता नहीं होता है, जिसके कारण पानी का जब मारता है पानी तो देखेंगे कि वो जो बांध होता है वो टूट जाता है। और एक और कारण है कि शहरों में जो नलियां हैं वो सारे निकटवर्ती नदी में ही गिरा देते हैं लोग, और जिसके कारण पानी का स्तर बढ़ भी जाता है और बाढ़ की समस्या पैदा हो जाती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऐसी मौसमी व्यवस्था है जिसमें हवा का बल 34 समुद्रीय मील या 34 समुद्रीय मील या 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। कितना होता है? 34 समुद्रीय मील या 63 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक होता है। और समुद्र का अधिक गर्म तापमान, उच्च सापेक्ष आर्द्रता एवं वायुमंडलीय अस्थिरता का आपस में संयोजन उष्णकटिबंधीय चक्रवात का प्रमुख कारण है। आप देखेंगे कलकत्ता चले जाइए, चूँकि निकट आपका समुद्र तटीय इलाका है, फिर आप इधर कोचीन वगैरह चले जाइए, आप उधर देख लीजिए, उड़ीसा आप चले जाएं, फिर आप उधर मुंबई के साइड, गोवा साइड में चले जाएं, तो ये सारा ये समुद्री इलाका है और यहाँ उष्णकटिबंधीय उमस टाइप का वहाँ का जो गर्मी आप देखेंगे कि एकदम उष्ण ऐसी होता है, और वही चक्रवात ज़्यादा आता है, तूफान ज़्यादा आता है। और अभी भी आप देख रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में और आपको उड़ीसा का जो तटवर्तीय क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वहाँ पर भी चक्रवात ज़्यादा बनता है और लोग ज़्यादा इससे प्रभावित होते हैं। ठीक है, फिर उसका इस प्रकार की आपदा की मुख्य विशेषता विनाशकारी हवा, ऊंची लहरें
और मूसलाधार वर्षा है जिसके बड़े पैमाने पर समुदाय प्रभावित होते हैं। जब चक्रवात आता है तो जैसे हम लोग झारखंड में हैं तो इधर आपको उड़ीसा में चक्रवात उठता है तो पूरा बिहार झारखंड होते हुए बिहार का कुछ इलाका और वो कलकत्ता पूरा उससे प्रभावित होता है। बाढ़ आपका चक्रवात उठता है आपको बंगाल की खाड़ी में, चक्रवात उठता है आपका उड़ीसा के साइड में और उसका प्रभाव झारखंड में भी देखा जाता है, उसका प्रभाव बिहार में भी देखा जाता है, उसका प्रभाव यूपी तक चला जाता है। तो सोच लीजिए कि इसका चक्रवात का भी कितना प्रभाव है। तो आज मैंने आप लोगों को जो इसके बारे में बताया है, बाढ़ के बारे में और चक्रवात के बारे में जो बताया है, प्राकृतिक आपदा के बारे में बताया है, ये मुझे आशा है कि आप लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।